3.1 प्रस्तावना। अहिंसात्मक आंदोलनों के इतिहास में महात्मा गांधी सबसे अधिक प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। उनका आगमन अहिंसा के विचारों और कार्यनीतियों के विकास में जल विभाजक वाटरशेड सिद्ध हुआ। भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष और भिन्न भिन्न बुराइयों से अपने समाज की मुक्ति के लिए नेतृत्व करने में गांधी ने दीर्घकालिक सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी शक्ति उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया। स्वभाव में अत्यधिक धार्मिक और प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए गांधी ने अपने आप को योग्य आयोजक, विदग्ध राजनीतिक रणनीतिकार और पारंगत सामाजिक भविष्य दृष्टा के रूप में सिद्ध किया। सिद्धांतयुक्त अहिंसात्मक कार्य के सिद्धांत का जिसे सरकार कहा गया है, उसका विस्तार किया जो पहले व्यक्ति के अपने जीवन तक सीमित था, अब अधिक बड़े राजनीतिक उद्देश्यों से होता था। सत्य, आत्मसुधार, रचनात्मक कार्यक्रम और शोषण तथा अन्याय का सक्रिय प्रतिरोध के प्रति वचनबद्धता गांधी के सत्याग्रह का अनुसरण करने के लिए आवश्यक था। सशस्त्र संघर्ष और सैन्य युद्ध के यथार्थवादी विकल्प के रूप में अहिंसात्मक आंदोलन आधुनिक इतिहास में सार्वदेशिक और अटल घटना रही है। सभी राजनीतिक और सामाजिक प्रथाओं और सरकार की अलग अलग किस्मों के अधीन लोगों के सभी वर्गों ने राज्य के प्राधिकार और उसकी व्याप्तता को अहिंसात्मक उपायों से बड़ी चुनौतियां दी है। लक्ष्य और सद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलनों की मुख्य विशेषताओं, रणनीतियों और गतिशीलता को समझ सकेंगे। प्रक्रियाएं और दृष्टिकोण जिनके माध्यम से अहिंसात्मक आंदोलन दमन से न्याय और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जान सकेंगे। अहिंसात्मक रणनीति थी, उनकी श्रेणियां, तरीके और प्रकारों के बारे में आकलन कर सकेंगे और गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलनों की सफलता और असफलता को समझ सकेंगे। 3.2 गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन। फरवरी 2002 विश्वव्यापी अहिंसात्मक आंदोलन। गांधी के अहिंसात्मक तरीके कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में और व्यापक रूप से विविध प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में विश्वभर में प्रयोग किए गए थे। संभवतः गांधी के बाद अहिंसात्मक प्रतिरोध अभियानों के मामलों में सबसे अधिक उल्लेखनीय मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा सन 1950 और सन 1960 के दशकों में संचालित अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन और नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका 1950 से 1960 में बंगमेज शासन के विरुद्ध आंदोलन किए गए हैं। अर्जेंटीना में 1977 से 81 में अधिनायकीय और अर्धसत्तावादी शासन के विरुद्ध लोकतंत्र के पक्ष में आंदोलन फिलीपाइंस 1986 और 2001, चिली 1983 से 9, पीले 1983 से 9, म्यांमार 1988 और 2007, चीन 1989, चेकोस्लोवाकिया 1989, पूर्वी जर्मनी 1989, सर्बिया 2000 और जॉर्जिया 2003 में अभिनायकीय और सत्तावादी शासन के विरुद्ध लोकतंत्र पक्षीय आंदोलनों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक रणनीतियां अपनाई गई। इसी प्रकार तिब्बत, कोसोवो था पूर्वी तिमूर के लोगों द्वारा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा परमाणु विरोधी और शक्ति आंदोलन भी अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांतों पर आधारित थे। पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ आर्थिक नीतियों के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए और आज के विश्व में अधिक न्यायसंगत युमंडलीकरण भी सार्थक रूप से अहिंसा पर गांधीवादी विचारों से जुड़े हैं। 3.3 अहिंसात्मक आंदोलनों की विशेषताएं। तीन अहिंसात्मक आंदोलनों की विशेषताएं। अहिंसात्मक कार्रवाई किसी भी कार्य से आसान नहीं है या ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हिंसक न हो। राजनीतिक संचार और संघर्ष के परंपरागत तथा संस्थागत तरीकों जैसे मतदान, चर्चा, विचार विमर्श या समर्थन जुटाने से पर जाते हुए अहिंसात्मक आंदोलन शारीरिक चोट या संपत्ति नष्ट करने के रूप में हिंसा के बिना दमन और अन्याय का प्रतिरोध करने की कई सक्रिय और मतिशील रणनीतियां बनाते हैं। इस दृष्टि से अहिंसात्मक आंदोलन स्वरूप में निष्क्रिय या शांतिवादी नहीं है। इसलिए गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में अहिंसात्मक संघर्षों के वर्णन का विरोध किया है। यह वाक्यांश लियो टालस्टॉय जैसे विचारकों के लेखों से लिया गया है। अहिंसक आंदोलन कायरता अस्वीकार करते हैं और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष से संकोच नहीं करते हैं। वे अनिवार्यतः जन आंदोलन है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में प्रतीकात्मक व्यक्तिगत कार्रवाइयों भी कार्रवाई का मुख्य तरीका हो सकता है। ये लोगों की नैतिक शक्ति खोजकर और गतिशील बनकर सक्रियता के साथ संघर्ष करने के माध्यम है। वे राज्य को बाहर रखते हैं और नीचे से परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मानसिकता और मूल्यों के परिवर्तन को अहिंसात्मक आंदोलनों में कानूनी सुधार थोपने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अहिंसात्मक संघर्ष सबसे अधिक आग्रहकारी होते हैं क्योंकि उन्हें अपने अनुयायियों की ओर से जोखिम लेने और हिंसक प्रतिकार के बिना बड़े व्यक्तिगत कष्ट सहने की तत्परता अपेक्षित होती है।
आंदोलनों में अहिंसात्मक तरीकों को वरीयता दी जाती है क्योंकि वे राज्य की कार्रवाइयों की वैधता को चुनौती देते हैं जो संवैधानिक या कानूनी तकनीकों की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। इसके अलावा सामान्यतया अहिंसात्मक कार्रवाई की हिंसा की अपेक्षा अहिंसात्मक को अधिक समर्थन मिलता है। जब अहिंसक विरोधकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया जाता है, इसे व्यापक रूप से अन्याय के रूप में देखा जाता है और यह आंदोलन के समर्थन आधार का विस्तार करता है। अहिंसा लोगों की, यहाँ तक कि विरोधियों की ओर से भी समर्थन उत्पन्न कर सकती है, जो अहिंसक विरोधकर्ताओं द्वारा होली गई कठिनाइयों से उनकी चकादारी भी बदल सकती है। अहिंसात्मक आंदोलन का स्वरूप भी अधिक सहभागितापूर्ण होता है क्योंकि वे इसे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और अपक्तों के लिए भी अहिंसक कार्रवाई के रूप में योगदान करने के लिए इसे संभव बनाते हैं। जितनी अधिक सहभागिता होती है, आंदोलन का सशक्तिकरण भी उतना अधिक होता है। साधारणतः हिंसक आंदोलन जैसे सोवियत संघ, क्यूबा था, चीन के बाद राज्य की स्थापना भी हो सकती है। शक्ति में वृद्धि होती है अथवा एक अधिनायकी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अहिंसक आंदोलनों से अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिलता है, यहाँ तक कि उसके बाद भी जब आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। अहिंसात्मक आंदोलनों का प्रयोग प्रत्यक्ष और भीतिक हिंसा दोनों का तथा संरचनात्मक हिंसा का भी विरोध करने के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष हिंसा से व्यक्तिगत चोटें आ सकती है, जबकि संरचनात्मक हिंसा संस्थागत है और राज्य और उसके संगठनों की नीतियों के परिणामों से होते हैं। संरचनात्मक हिंसा असमानता, भूखमरी, रोग, मनोवैज्ञानिक हस्तांतरण और शिक्षा, नौकरियों, आवासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव से उत्पन्न होती है। 3.4 अहिंसात्मक आंदोलनों के प्रकार। अहिंसात्मक आंदोलनों के प्रकार अहिंसा सिद्धांत और रणनीति दोनों है जो हिंसा के बिना परिवर्तन प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है, और इनमें दो प्रकार से अंतर किया जा सकता है। आंदोलन जो सिद्धांती आधार पर अहिंसा का प्रयोग करते हैं और वे आंदोलन जो रणनीतिक कारणों से अहिंसक रहते हैं। अहिंसा जो धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक प्रतिबंधों में आधारित होते हैं, सिद्धांतबद्ध, दार्शनिक या नीतिपरक अहिंसात्मक कहती है। अहिंसा जो राजनीतिक और रणनीतिक गणनाओं पर आधारित होती हैं, उन्हें रणनीतिक निपुणता व्यावहारिक कहा जाता है। अहिंसात्मक आंदोलन के इन दो आयामों में से एक उसके प्रमुख स्वरूप के रूप में होता है, परंतु चूंकि ये आयाम एकमात्र नहीं है, इसलिए उन्हें साधारणतया साथ साथ सभी अहिंसात्मक आंदोलनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए अहिंसा पर सिद्धांतयुक्त और व्यावहारिकता को पूरक के रूप में माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान नागरिक अवज्ञा अभियान दोनों सत्य के स्तर पर आगे बढ़े और शक्ति संतुलन की तुलना में सरकार में परिवर्तन लाए। 3 अप्रैल 2001 सिद्धांतयुक्त अहिंसात्मक आंदोलन। सिद्धांतबद्ध अहिंसक संघर्षों में संघर्षकर्ता हिंसा का प्रयोग किए बिना संघर्ष का समाधान करने के लिए अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और उस उद्देश्य के निर्वहन के लिए पूर्वोपाय अपनाते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण में अहिंसात्मक आंदोलन विशुद्धतः स्वार्थ या मनमाने ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवर्तित करने में असफल हो सकते हैं। अहिंसा के समर्थकों को प्रभावशाली होने के लिए स्थार्थ से परे होना चाहिए। प्रेम, आत्मत्याग और मानव सम्मान के मूल्यों के लिए समर्पित उन्हें दूसरों को कष्ट देने के बजाय स्वयं कष्ट भोगने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उन्हें अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। उनके द्वारा अपनाई गई अहिंसा का परिणाम अन्य विकल्पों की उपलब्धता का अनाद नहीं है, बल्कि हिंसा का अमानवीय व्यवहार है। 3 अप्रैल 2002 रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन। 3 अप्रैल 2002 रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन। यद्यपि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे बहुत से लब्धप्रतिष्ठ नेता सिद्धांतबद्ध अहिंसा के लिए वचनबद्ध है, अहिंसात्मक संघर्षों में अधिकांश भाग लेने वालों ने उसके नैतिक और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु के लिए गहरी वचनबद्धता के बिना अहिंसा का प्रयोग किया। रणनीतिक अहिंसा के परिप्रेक्ष्य के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध के अभी हाल ही के मामलों में समर्थक प्रेम और आत्मत्याग के नैतिक मूल्यों द्वारा अभिप्रेरित नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसे उपायों से परिणाम प्राप्त करने के लिए अहिंसक रणनीति चुनी जो अधिक प्रभावी है और हिंसक उपायों की तुलना में कम महंगी है। जीन शार्प अहिंसात्मक आंदोलनों के लिए व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। परिणामतः उन्हें प्रायः अहिंसात्मक संघर्षों का क्लॉसविट्स का उपनाम दिया जाता है। 3.5 अहिंसात्मक कार्यनीतियों के मुख्य घटक। रणनीति का विचार मूलतः युद्धों और सैन्य संघों के संबंध में सोचा गया है। सेना की भाषा में रणनीति का संबंध शत्रु से वास्तविक रूप में युद्ध से पहले सैनिकों की युक्तिचालन और तैनाती से है। यद्यपि यह सैन्य क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है, परंतु अहिंसक आंदोलनों से अपने लक्ष्यों और प्रचालनों के लिए रणनीति के विचार अपनाए हैं। कार्यनीति आंदोलन के संचालन की योजना है। इसमें यह आधारिक विचार अंतर्निहित है कि आंदोलन कैसे बढ़ेगा और सबसे अधिक लाभप्रद तरीके से उसके उद्देश्य प्राप्त करने के साथ उसके पृथक घटकों को कैसे जोड़ा जाएगा। सीमित संसाधनों और विद्यमान अनिश्चितता के संदर्भ में रणनीति का संबंध इस निर्णय से है क्या, कब और कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रखा जाए।
रणनीति मिशन नहीं है। यह ऐसी योजना है जिससे मिशन पूरा हो सकता है। युक्तियों और तरीके उन विशिष्ट कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं जो उस रणनीति के क्रियान्वयन के लिए होती है। अहिंसात्मक आंदोलनों को सबसे अधिक प्रभावी तरीके से उनके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी रणनीतियों की आवश्यकता होती है। यदि अहिंसा छुटपुट और स्वाभाविक तरीके में प्रयुक्त की जाती है तो यह अधिक सफल नहीं हो सकती है। जेनी शार्प ने अहिंसात्मक आंदोलनों की रणनीतियों और गतिशीलता के बारे में जांच के महत्वपूर्ण क्षेत्र को सुव्यवस्थित किया है और सिद्धांतीकरण किया है। उनके ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ अहिंसात्मक संघर्षों की भिन्न भिन्न कई तकनीकें सूचीबद्ध की है। चूंकि रणनीतियां प्रत्यक्ष रूप से शक्ति के साथ संबंधित है और अहिंसात्मक शक्ति के माध्यम से अन्याय व शोषणकारी ताकतों के विरुद्ध लड़ने से संबंधित है, इसलिए शार्प ने उस शक्ति के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया है जो स्पष्ट करता है कि अहिंसात्मक कार्रवाइयों कैसे कार्य करती है। 3 मई 2001 अहिंसात्मक आंदोलनों के 4 स्तरीय कार्यनीतिक प्रबंधन। रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन स्वतः प्रवर्तित नहीं होते हैं। उन्हें सुविचारित और गिरेवार योजना के आधार पर चलाया जाता है। अहिंसात्मक आंदोलनों के रणनीतिक प्रबंधन के 4 स्तर हैं: मुख्य रणनीति, अभियान, युक्तियों और विशेष तरीके। मुख्य रणनीति उद्देश्यों की व्यापक अवधारणा है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाना है। मुख्य रणनीति संघर्ष में प्रयुक्त होने वाली कार्रवाइयों के रूपों और समन्वय, सभी समुचित और उपलब्ध संसाधनों, मानवीय, राजनीतिक, आर्थिक आदि का आवंटन और समय निर्धारण को संबोधित करती है। मुख्य रणनीति के अंदर प्रत्येक प्रमुख प्रावस्था के संचालन के लिए अभियान एक योजना है। अभियान आंदोलन की मुख्य रणनीति के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक अभियान में खास माध्यम और दीर्घकालिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यकलापों की श्रृंखला तैयार की जाती है। प्रत्येक अभियान में उसकी सफलता में योगदान करने के लिए पृथक घटकों जैसे युक्तिर्थी और तरीकों का विकास और एकीकरण की योजना होती है। युक्तियां उन निश्चित आंशिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित योजनाएं हैं जो किसी अभियान के बहुत अधिक बड़े उद्देश्यों का समर्थन करती हैं। वे संघर्ष की खास प्रावस्था में अधिक व्यापक रणनीति क्रियान्वित करने के लिए होती है। वे अहिंसात्मक रणनीति के निर्माण खंड है। अहिंसात्मक युक्तियों की किस्मों का अनुक्रमण करना आवश्यक है। आंदोलन इससे विरोधी पर दबाव बढ़ा सकता है और अपनी गति भी बनाए रख सकता है। तरीके निश्चित रूप से विशेष अहिंसात्मक कार्रवाइयों है। अहिंसात्मक कार्रवाइयों के बहुत से तरीके हैं जो मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं: अहिंसात्मक विरोध और अनुनय, असहयोग और अहिंसात्मक हस्तक्षेप। हम इसके अगले भाग में अहिंसात्मक संघर्ष के इन तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीटर एकरमैन और क्रिस्टोफर हुएगेर ने अपनी पुस्तक स्ट्रेटेजिक नीन वायलेट कॉन्फ्लिक्ट द साइनामिक्स ऑफ पीपल पावर इन द 20th सेंचुरी में रणनीतिक अहिंसात्मक आंदोलन के 12 सिद्धांत सुझाए हैं। इन सिद्धांतों के पालन से आंदोलन की सफलता की संभावना बढ़ती है। ये 12 सिद्धांत है। एक अहिंसक समूह को स्पष्ट, सुपरिभाषित प्रकार्यात्मक लक्ष्य सूत्रबद्ध करने चाहिए। ऐसे लक्ष्य अहिंसक कार्रवाई से मिलने योग्य होने चाहिए। 2 समूह के संगठन के प्रत्येक स्तर पर संगठनात्मक शक्ति विकसित करनी चाहिए: नेतृत्व, परिचालनात्मक दल और सामान्य जनसमुदाय। 3 समूह को सामग्रीगत संसाधन की सुलभता निश्चित करनी चाहिए। पर्याप्त भोजन, ऊर्जा और मेडिकल सप्लाई सक्रियतावादियों का मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 4 आंदोलन को बाहरी समर्थन के स्रोत उत्पन्न करने चाहिए। बाहरी सहानुभूति और समर्थन पहले 3 सिद्धांतों की प्राप्ति में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। 5 आंदोलन को रणनीतिक अहिंसात्मक कार्रवाइयों के लिए समूह का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। 6 आंदोलन को नियंत्रण और आज्ञाकारित बनाए रखने के लिए अपने विरोधी की रणनीति पर प्रहार करना चाहिए। 7 अहिंसात्मक समूह को विरोधी की हिंसा का प्रभाव न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए। 1 समूह को विरोधी के समर्थकों को विमुख करने के लिए हिंसक निरोध पर विरोधी के प्रयासों का प्रयोग करना चाहिए। 9 अहिंसक समर्थकों को अनुशासन बनाए रखना चाहिए और इससे विश्वसनीयता, महत्ता और शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दस आंदोलन को रणनीतिक योजना और निर्णय करने के 5 भिन्न भिन्न स्तरों पर ध्यान देना चाहिए। ये नीति, परिचालन, रणनीति, युक्ति और सभातंत्र लॉजिस्टिक्स के स्तर है।
11 अहिंसक रणनीतिज्ञों को समर्थकों की सापेक्ष संवेदनशीलताओं के अनुसार आक्रामक और रक्षात्मक धरिचालनों का समायोजन करना चाहिए। आक्रामक कार्रवाई लड़ाई में बने रहने की विरोधी की क्षमता को कमजोर बनाती है। घातमक कार्रवाइयां लड़ाई में बने रहने के लिए समूह की अपनी क्षमता बचाते हैं। 12 अहिंसात्मक रणनीतिकारों की अहिंसक कार्रवाई उनके विकल्प लक्ष्यों के सुमेल होने चाहिए, बल्कि वाजिब क्रियाविधि भी होनी चाहिए जिससे अंततः विरोधी उस लक्ष्य को स्वीकार कर ले। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आंदोलनों को सबसे पहले अपनी मुख्य रणनीति को स्पष्ट करनी चाहिए, उपयुक्त अभियान का निर्धारण करना चाहिए और तब भिन्न भिन्न युक्तियां तथा तरीके चुनने चाहिए जो उन अभियानों की सहायता करते हैं। आंदोलन के परिणाम नेताओं और उन्हें आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं की निपुणता पर निर्भर करते हैं। साधारणतया नेताओं और समर्थकों की एकता और अनुशासन अहिंसक आंदोलनों की सफलता सुनिश्चित करता है। सफल आंदोलन सक्रियतावादियों की मर्ती और प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमताओं के निर्माण पर भी निवेश करता है। 3.6 अहिंसात्मक आंदोलनों के तरीके। अहिंसात्मक आंदोलनों के तरीके उनकी सफलता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि वे दवाएं जिनके अधीन वे कार्य करते हैं। जब एक आंदोलन अपने रणनीतिक परिचय पहचान लेता है, उन्हें समर्थकों की संख्या और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए, साथ ही प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रभावशाली अहिंसात्मक आंदोलन के तरीकों का निर्धारण करना चाहिए। अहिंसात्मक आंदोलन अभियान चलाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। कुछ तरीके अन्य की अपेक्षा परिवर्तन प्राप्त करने में अधिक उपयोगी होते हैं। अहिंसात्मक तरीके अकरण चूक के कार्य भी हो सकते हैं, अर्थात सहभागी वे कार्य निष्पादन करने से मना कर सकते हैं जो कि वे सामान्यतया करते हैं या कि जो कानून द्वारा अपेक्षित है, या करण आचरण का कार्य हो सकते हैं, अर्थात सहभागी उन कार्यों का निष्पादन करते हैं। 3.6 अहिंसात्मक आंदोलनों के तरीके। अहिंसात्मक आंदोलनों के तरीके उनकी सफलता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि वे दवाएं जिनके अधीन वे कार्य करते हैं। जब एक आंदोलन अपने रणनीतिक परिचय पहचान लेता है, उन्हें समर्थकों की संख्या और उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए, साथ ही प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रभावशाली अहिंसात्मक आंदोलन के तरीकों का निर्धारण करना चाहिए। अहिंसात्मक आंदोलन अभियान चलाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। कुछ तरीके अन्य की अपेक्षा परिवर्तन प्राप्त करने में अधिक उपयोगी होते हैं। अहिंसात्मक तरीके अकरण चूक के कार्य भी हो सकते हैं, अर्थात सहभागी वे कार्य निष्पादन करने से मना कर सकते हैं जो कि वे सामान्यतया करते हैं या कि जो कानून द्वारा अपेक्षित है, या करण आचरण का कार्य हो सकते हैं, अर्थात सहभागी उन कार्यों का निष्पादन करते हैं जिन्हें ये सामान्यतया नहीं करते हैं या जो कानून द्वारा वर्जित है। अहिंसात्मक रणनीतियों में बहुत से विशिष्ट तरीके शामिल हैं जिन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: विरोध और अनुनय के तरीके, असहयोग के तरीके और हस्तक्षेप के तरीके। जीन शार्प ने इन 3 श्रेणियों के अधीन लगभग 200 अहिंसक तरीकों का उल्लेख किया है। ये तरीके अहिंसक कार्रवाई के आयुधों की भीति हैं। आंदोलन के उद्देश्यों के आधार पर निर्भर रहने पर प्रमुख अभिकार्य की क्षमताएं और विरोधी द्वारा हिंसक प्रतिशोधों की संभावनाएं, भिन्न भिन्न अहिंसक तरीके इन 3 श्रेणियों में से प्रयुक्त हो सकते हैं। तरीकों की विभिन्न श्रेणियों की अहिंसक कार्रवाइयों भी साथ साथ प्रयुक्त हो सकती हैं। 3 जून 2001 विरोध और अनुनय के तरीके। विरोध और अनुनय के अहिंसक तरीकों में विरोध कार्रवाइयों जैसे सार्वजनिक भाषण, याचिका, पर्च, इश्तहार, पोस्टर, स्ट्रीट थिएटर, घर घर अभियान, रेडियो और टीवी कवरेज, प्रेस विज्ञप्ति, रैलियों और जलूर धरना, प्रतीक पहनना, झंडों का प्रदर्शन, गाना, बहिर्गमन और कार्रवाई के अन्य रूप शामिल है। चूंकि इनमें से अधिकांश कार्य स्वरूप में प्रतीकात्मक है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वांछित परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। फिर भी ऐसी कार्रवाइयों का मुख्य प्रयोजन लोगों को प्रेषित करना है और मजबूत संदेश देना है कि कुछ गलत है और कि लोग उसका प्रतिरोध करने के लिए तैयार होते हैं। आंदोलन का संदेश देकर अन्य समूह से सदस्यों को बदलने में ये कार्रवाइयां उपयोगी हो सकती है। इसलिए विरोध और अनुनय के तरीके बाद में अधिक लक्ष्य निर्धारित और अधिक विघटनकारी कार्रवाइयों के लिए अनुकूल वातावरण सूजन करता है। 3 जून 2002 असहयोग के तरीके। इन तरीकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असहयोग के भिन्न भिन्न रूप शामिल हैं, जैसे कि सामाजिक बहिष्कार, विरोध, उत्प्रवासन, हिजारत, तर्क विरुद्ध कानूनों और डिक्रियों के लिए सिविल अवज्ञा, चुनावों और विधायी निकायों का बॉयकॉट, औपचारिक शिक्षा संस्थाओं से निकासी, हड़ताल, धीमा कार्य, संचार और कमांड की लाइनों का अवरोध, बैंक खातों से धन की निकासी, किराया और ब्याज भुगतान करने से इनकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चाटेबंदी, घर पर रहना और विभिन्न समूहों द्वारा बॉयकॉट जैसे उपभोक्ता, छात्र, कारीगर, व्यापारी और प्रबंधक। असहयोग का अभिप्राय है कि लोग विरोधी का आज्ञा पालन बंद कर दे और उसकी शक्ति तथा नियंत्रण की प्रणाली से अपना समर्थन वापस लें। इन तरीकों को अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि काफी लोग इससे प्रभावित हो और दूसरे इसके विरोध में अधिकतर लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जब ऐसे मामलों में व्यापक जन सहभागिता हो जाए तो ये तरीके सफल परिणाम प्राप्त करने में सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। 3 अगस्त 2003 हस्तक्षेप के तरीके।
हस्तक्षेप तरीके जैसे कि धरने पर बैठना, सड़कों को अवरुद्ध करना, भौतिक बाधाएं, सुविधाओं का अतिभार, आत्मकृत कष्ट जैसे उपचास और मूक हड़ताल, समानांतर संस्थाएं स्थापित करना और वैकल्पिक व्यवहार करना, भूमिगत शिक्षा संस्थाएं, मकानों पर कब्जा, सिविल अवज्ञा के सामूहिक कार्य, जानबूझकर कारावास आदि में जाने के लिए तैयार रहना प्रत्यक्ष रूप से विरोधी कार्य करने में क्षमता बाधित होती है। इन तरीकों की पद्धति में जोखिम स्तर बहुत अधिक होता है क्योंकि प्राधिकारी बहुत हिंसक अनुक्रिया कर सकते हैं। चूंकि इसमें जोखिम अंतर्निहित है, इसलिए कंबल सर्वाधिक समर्पित और उत्कृष्ट प्रशिक्षित लोग इन कार्रवाइयों को करते हैं। हस्तक्षेप चादियों के तरीकों की चपलता आंदोलन की विश्वसनीयता को भी क्षति पहुंचा सकता है। 3.7 अहिंसात्मक कार्यनीतियों द्वारा शक्ति का निर्माण। तीन दशमलव सात अहिंसात्मक कार्यनीतियों द्वारा शक्ति का निर्माण। व्यापक रूप से यह अवधारणा है कि अहिंसात्मक कार्रवाई शक्तिहीन होती हैं, वे नैतिक विचारों के माध्यम से चलाई जाती है और शक्ति राजनीति की अनदेखी करती है। हालांकि यह गलत धारणा है क्योंकि शक्ति अहिंसात्मक आंदोलन तक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अहिंसात्मक संघर्ष समाज और राजनीति में शक्ति वितरण से उतना अधिक जुड़ा हुआ है जितना हिंसात्मक आंदोलन है। सभी अहिंसात्मक रणनीतियां विरोधी के विरुद्ध शक्ति उत्पन्न करने और बल की बराबरी करने के लिए होती है, जो सामान्यतया पर्याप्त प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, पुलिस और सैन्य क्षमता को नियंत्रित करती है। अहिंसात्मक संघर्ष के एक आवश्यक भाग का उद्देश्य विरोधी को इन क्षमताओं से वंचित करना है। यह तब सफल होता है जब यह अन्यायी विरोधी के विरुद्ध पर्याप्त शक्ति बना लेता है, वह एक व्यक्ति, समूह या संस्था हो सकती है। अहिंसात्मक आंदोलन की पद्धति, गतिशीलता और परिणाम विरोधी की शक्ति पर उसके प्रभावों पर निर्भर करता है। इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन समझाने के लिए शक्ति उत्पन्न करने की रणनीति के विचार आवश्यक है। अहिंसात्मक रणनीतियां प्रमुख के लिए शक्ति सूजन नहीं करती है, बल्कि मुक्त होने के लिए शक्ति सूजन करती हैं। वे किसी अन्य पर शक्ति के लिए नहीं है, परंतु होने के लिए और कार्य करने के लिए है। इसलिए अहिंसात्मक संघर्ष में शक्ति संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन अंतर्निहित है। यह निम्नतम स्तरों से सामाजिक शक्ति का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया पर विचार करता है। अहिंसात्मक आंदोलन 3 स्तरों पर कार्य करता है। मित्री शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति जिसे हम अनुभव करते हैं जब हम केंद्रित महसूस करते हैं, संबद्ध शक्ति, पक्ति जिसे हमें अनुभव करते हैं जब हम दूसरों से जुड़ते हैं, और संबंध शक्ति, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए शक्ति। महात्मा गांधी ने सिद्ध किया है कि सामाजिक एकात्मकता प्रभुत्व में रखने या शोषण करने के प्रयासों पर विजय प्राप्त करती है। केवल विरोधी का विरोध करना और प्रत्येक बात के लिए उन्हें दोषी बताना पर्याप्त नहीं है, परंतु हमें अपने स्वयं के उत्तरदायित्वों और व्यवहार पर भी विचार करना आवश्यक है। स्वतंत्रता और न्याय केवल भोगे जाने के लिए नहीं है, बल्कि आंदोलन के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा उनका प्रयोग भी करना आवश्यक है। चूंकि यह संघर्ष को संरचनात्मक समस्या के रूप में परिभाषित करता है, इसलिए अहिंसात्मक संघर्षों के सिद्धांत उन संरचनात्मक संदर्भों के सुदृढ़ विश्लेषण पर आधारित है जो समाज में शक्ति संबंधी को संगठित और संस्थानिक करते हैं और सामाजिक पैटर्न जो अन्याय के मूल तत्वों और स्थायीकरण स्पष्ट करते हैं। अहिंसा सहमति का सिद्धांत है। यह सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक एटियन लाबोएटिक 1530 से 1565 द्वारा निरूपित किया गया था और आगे यूरोपीय और अमेरिकी विचारकों द्वारा विकसित किया गया। हेनरी डेविड थ्योरेमी 1817 से 1882 और लियो टोल्स्टॉय 1828 से 1910 शर्त रखते हैं कि किसी भी शासक या शासन व्यवस्था का प्राधिकार अपनी प्रजा पर लगातार स्वैच्छिक आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। इसलिए अहिंसात्मक आंदोलन का सार इस सहमति की वापसी पर निर्भर करता है जिस पर असहयोग या सिविल अवज्ञा द्वारा शक्ति का प्रयोग निर्भर है ताकि सरकारें आगे परिचालन न कर सके। यह शासन करने की शासकों की वैमनता को दुर्बल करने का प्रयास करता है और दमनकारी कार्यों से कार्य करता है। अहिंसात्मक विधियों का अनुसरण आंदोलन की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बढ़ाता है और अधिक व्यापक आधार की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। ऐसी बढ़ी हुई वैधता विरोधी की तुलना में बढ़ी हुई शक्ति को मूर्त रूप देती है और दमनकारी शासन व्यवस्था से जनसमूह का अपवर्तन प्रोत्साहित करती है। 3.8 अहिंसात्मक आंदोलनों की गतिशीलता। अहिंसात्मक आंदोलनों की गतिशीलता। जब न्याय प्राप्त करने के परंपरागत और राजनीतिक रास्ते अवरुद्ध प्रतीत होते हैं और तब भी लोग अपने लक्ष्य त्यागने के अनिच्छुक होते हैं, तो विशेष प्रकार की संरचनात्मक दवाएं उत्पन्न होती है जिनसे अहिंसात्मक संघर्षों का उदय होता है।
हिंसात्मक कार्रवाइयों टिकाऊ रहती है क्योंकि संघर्ष के उपाय के रूप में हिंसा की तुलना में उनके बहुत लाभ हैं। हिंसा से तुलना करें तो अहिंसात्मक कार्रवाइयों पर राज्य की कम क्रूर प्रतिकार करने की प्रवृत्ति होती है। ब्रिटिश उपनिवेशी पास्को द्वारा अहिंसक भारतीय स्वतंत्रता सैनिकों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग अभ्य उपनिवेश में राष्ट्रवादियों के विरुद्ध प्रयुक्त हिंसा के मुकाबले काफी कम था। इसके अलावा अहिंसा का प्रयोग विरोधी विवरों को कुछ कुछ टूटा हुआ रखता है, जबकि हिंसा का प्रयोग उसकी एकता को सुदृढ़ रख सकता है और उसके दमन को वैधता प्रदान करता है। 3 अगस्त 2001 अहिंसात्मक परिवर्तन की क्रियाविधि। जीने शार्प के अनुसार ऐसी 4 क्रियाविधियों है जो अहिंसक आंदोलन और उसके विरोधियों के बीच शक्ति संबंध प्रभावित करती है और अहिंसात्मक आंदोलनों के परिणामों को निर्धारित करती है। मन परिवर्तन, अवपीड़न, अनुकूलन या विघटन। मन परिवर्तन कन्वर्शन, इसमें पार्टियां खास उद्देश्यों पर आपसी समझौता करती हैं। एक अहिंसक आंदोलन व्यावहारिक या नैतिक कारणों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औचित्य मानकर स्वीकार करती है। यह अहिंसक अभिमान की व्यवस्था पर विश्वास करते हुए वांछित परिवर्तन के साथ भावनात्मक संबंधों को बनाए रखने के लिए परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं। परिवर्तन जिसमें विरोधी के हृदय और मन को कभी कभार ही हुआ जा सकता है। अनुकूलन एकोमोडेशन सबसे अधिक आम क्रियाविधि है जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से हो सकती है। जब एक या दोनों पार्टियां संघर्ष बढ़ने से बचने की या अपनी क्षतियों कम करने की आशा करती हैं, वे अनुकूलन को तरजीह देती हैं, जिसमें विरोधी अंतर्निहित मुद्दों पर अपनी स्थिति बदले बिना मांगों पर झुक जाता है। मन परिवर्तन की स्थिति में विरोधी का इरादा बदलने के बजाय अनुकूलन संघर्ष की परिस्थितियों को बदलता है। कंपीसन कोअर्शन, इसमें संघर्ष की एक पार्टी को अहिंसक तरीकों के प्रयोग करने के कारण मांगों को मानने के लिए विवश किया जाता है। लक्ष्य विरोधी की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए जाते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दमनात्मक प्रणाली का विघटन हो गया। विरले ही घटनाओं में विरोधी समूह आंतरिक विभाजन से विखंडित हो सकता है और अहिंसक सक्रियतावादियों के विरुद्ध दमन का प्रयोग करने के लिए उसकी श्रमता असहयोग के विघटनकारी परिणामों के कारण सीमित हो सकती है। विघटन डिसइंटीग्रेशन, इसमें विरोधी पक्ष का आधिकारिक तंत्र मशीनरी या उसकी निर्णय करने और क्रियान्वित करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह लोगों द्वारा विस्तृत असहयोग और अचना का अनुक्रिया करने में असमर्थ रहता है। ऐसी अन्यायपूर्ण प्रणाली का ऐसा विघटन बहुत असाधारण है, परंतु अहिंसात्मक आंदोलनों की उच्चतम उपलब्धि होती है। आंदोलन का लक्ष्य भिन्न भिन्न समूहों के साथ और संघर्ष की भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में परिवर्तन की अलग अलग रचनातंत्र के माध्यम से प्राप्त करना है। इस बारे में निर्णय करना है कि किन रचनातंत्रों का प्रयोग किया जाए, कब उनका प्रयोग किया जाए और कौन से समूह उन्हें प्रयोग करें। यह स्वरूप में रणनीतिक मामला है जिसमें आंदोलन की और विरोधी पक्ष की भी शक्ति संसाधनों की गणना अंतर्निहित होती है। सभी रचनातंत्रों के लिए जनसमूह की सक्रिय भागीदारी की और ऐसे सामुदायिक नेताओं के समर्थन की भी आवश्यकता होती है जिनका उन पर प्रभाव है। संरचनात्मक हिंसा के मामले में अन्यायी शासन का मात्र विघटन वांछित परिवर्तनों के लिए पर्याप्त दशा नहीं है। जब तक शासन व्यवस्था परिवर्तन के बाद आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों की गारंटी अहिंसात्मक आंदोलन द्वारा नहीं दी जाती है, तब तक समाज को स्थायी और शांतिपूर्ण दया का अनुभव नहीं होता है और अन्याय के नए रूप उत्पन्न हो सकते हैं। 3 अगस्त 2002 अहिंसात्मक आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका। 3 अगस्त 2002 अहिंसात्मक आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका। अहिंसात्मक आंदोलन में मानव संसाधनों के 3 स्तर सम्मिलित होते हैं: नेतृत्व, आंदोलन कार्यकर्ता और आम जनता। जैसा कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर व नेल्सन मंडेला द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, स्पष्टदृष्टा, विजनरी और करिश्माई नेतृत्व अहिंसात्मक आंदोलनों की सफलता में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंदोलन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सदस्यों को प्रभावित करने, अभिप्रेत करने और सक्षम बनाने की प्रक्रिया का नाम नेतृत्व है। प्रभावशाली नेता आंदोलन के प्रयोजन के लिए प्रेरणा, साहस और स्पष्टता प्रकट करता है। यह आंदोलन की भावी दृष्टि का भी सूजन करता है और लोकतांत्रिक तथा सहयोगात्मक तरीके से कार्य करता है ताकि आंदोलन का सामाजिक आधार सुरक्षित और व्यापक बना रहे। इसलिए सुदृढ़ नेतृत्व के सिद्धांतों का प्रयोग करना और ऐसी नेतृत्व शैली को स्वीकार करना जी आंदोलन के लिए अच्छा हो, इस प्रकार की शैली अहिंसात्मक आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। 3.9 अहिंसात्मक आंदोलनों के परिणाम। भारत और विदेश में अहिंसात्मक कार्रवाइयों का पिछले 7 दशकों में मिश्रित रिकॉर्ड रहा है। हालांकि यह एक ऐसा पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य है जो कि सिद्ध करता है कि अहिंसात्मक आंदोलन कुछ परिस्थितियों के अधीन सामाजिक रूपांतरण के प्रभावकारी तरीके हो सकते हैं। यह तानाशाह को अपदस्थ करने और लोकतांत्रिक शासन तंत्रों की स्थापना में वे सहायक रहे हैं। एक दूसरे स्तर पर वे वर्तमान लोकतंत्रों में सीमांत समूहों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा लोगों की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़कर कार्य किए हैं। अहिंसात्मक आंदोलनों की पूर्ति का समग्र रिकॉर्ड हिंसक उपायों द्वारा लाए गए परिवर्तनों की अपेक्षा पर्याप्त रूप अधिक अच्छा रहा है। शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध सपर्व स्वाधीनता आंदोलनों को हाल ही के समय में कोई सफलता नहीं मिली है।
दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड विरोधी आंदोलन ने तब अधिक प्रगति की जब सशस्त्र संघर्ष अहिंसात्मक क्रिया के अधीनस्थ हो गया था। पूर्वी तिमोर में शहरी क्षेत्रों में अहिंसात्मक विरोधों को आंतरिक क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जीतने में अधिक सफलता मिली। फिलिस्तीन में पहला इंटिकाता संघर्ष इंटिफाडा स्ट्रगल इन पैलेस्टाइन 1987 से 1993 जो अधिकतर निशस्त्र था, जिससे फिलिस्तीन के कार्य को पिछले आतंकी अभियानों से अधिक महत्व दिया था। दूसरे इंटिफाडा 2000 से आगे में प्रयुक्त पिछले आतंकी अभियानों और हिंसक युक्तियों की अपेक्षा फिलिस्तीनी उद्देश्य की वैधता प्राप्त करने में कहीं अधिक प्रभावकारी था। हिंसक क्रांतियों ने भी जान और माल की भारी क्षति के बावजूद लोकतांत्रिक, न्यायसंगत और शोषण मुक्त समाज स्थापित करने में बहुत कम सफलता प्राप्त की। वास्तव में अहिंसात्मक आंदोलनों की असफलता के उदाहरण भी विद्यमान है, जैसे सन 1989 में चीन में तियानानमेन में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का दमन, म्यांमार में सैन्य शासन समाप्त करने के लिए आंग सान सू की के आंदोलन की असफलता। इसी प्रकार आत्मनिर्णय के लिए तिब्बतियों का अहिंसात्मक संघर्ष दशकों से चले आ रहे सक्रियतावाद के बावजूद कोई परिणाम नहीं ला पाया है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि जहां अमेरिकी सिविल अधिकार आंदोलन का परिणाम कानूनी परिवर्तन हुआ जो अफ्रीकी अमेरिकियों के विरुद्ध भेदभाव समाप्त करने के लिए था, वहीं उसे साधारण श्वेत अमेरिकी नागरिकों की मनोदया में गहरे पूर्वाग्रह और संस्थागत कार्यचालन को बदलने में सफलता नहीं मिली। अहिंसात्मक आंदोलन की असफलता तब भी होती है जब यह अहिंसक अनुशासन को स्थायी रखने में असमर्थ होता है और आंदोलन के माध्यम से कभी-कभी हिंसा पर उत्तर आता है। इसके अतिरिक्त सिविल अवज्ञा के विचार की भी आलोचना की जाती है कि यह लोकतंत्र की संख्या और कानून के शासन के लिए संकट है। जब संघर्ष में अपराक्रमय मुद्दों पर एक दूसरे के विरुद्ध अत्यधिक ध्रुवीकृत सांप्रदायिक समूह शामिल होते हैं, इसके अहिंसक समाधान की संभावना बहुत कम होती है। ऐसी स्थितियों में अहिंसात्मक संघर्ष प्रायः सहायक सिद्ध नहीं होते हैं और कुप्रचार और घृणा रोकने के लिए सदा सहायक नहीं होते हैं। यदि विशुद्धता युक्तिपूर्ण कारणों से अधिकांश सक्रियतावादियों द्वारा अहिंसा अपनाई गई है, यह गारंटी नहीं हो सकती है कि अहिंसा की सही भावना उत्पन्न होगी जब भी उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जैसा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के मामले में देखा गया है कि अहिंसात्मक स्वतंत्रता संघर्ष ने भ्रष्टाचार मुक्त और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया। बहुत से टिप्पणीकार क्रूर शासन के विरुद्ध अहिंसा की शक्ति के बारे में संदेहास्पद हैं। मार्क्सवादी विचारक विश्वास करते हैं कि अहिंसा हिंसक वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्रांति की संभावनाएं मंद करने के लिए